हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। 11 फरवरी के सभी करंट अफेयर आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। आराम से एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी की जब बात करते हैं तो यह फुटबॉल की प्रतियोगिता है। यहां पर बात की जा रही है 79th संतोष ट्रॉफी की। 2025-26 का यह खिताब है जो कि अपने नाम किया है सर्विसेज ने। देखिए, जो फाइनल खेला गया था यह खेला गया था असम में डाकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम है। यहां पर फाइनल खेला गया था सर्विसेज और केरला की फुटबॉल टीम के मध्य में। संतोष ट्रॉफी एक डोमेस्टिक फुटबॉल इवेंट है। भारत के अलग अलग राज्य और सर्विसेज की टीम यहां पर पार्टिसिपेट करती है। तो फाइनल में सर्विसेज ने केरला को हराया और इसका खिताब जीता। सर्विसेज का यह 8वां संतोष ट्रॉफी का खिताब है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल का एक डोमेस्टिक इवेंट है इंडिया में, और विनर कौन रहा 2025-26 के इवेंट में, या 79th संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो ये सर्विसेज ने जीती। रनर अप कौन? तो रनर अप हो गया केरला। सर्विसेज के जो कैप्टन है वो है गगनदीप सिंह। इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस इवेंट में, गोलकीपर भी रहे हैं। जो फाइनल हुआ था ना उसमें काफी अच्छा इन्होंने अपना खेल दिखाया और उसके बाद इन्होंने सर्विसेज को जीत दिलाई। लास्ट ईयर 2024-25 के लिए जो 78th संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, इसका फाइनल खेला गया था तेलंगाना के हैदराबाद में, और तब विनर बना था लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल, और रनर अप केरला रहा था उस वक्त भी। आपको पता है संतोष ट्रॉफी में सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल ही है। 33 टाइटल वेस्ट बंगाल ने जीते हैं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में की गई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया में फुटबॉल के खेलों का आयोजन करवाने वाली, फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली एक नेशनल बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो यह आयोजन करवाती है संतोष ट्रॉफी का। सबसे सक्सेसफुल टीम वेस्ट बंगाल, और करंट चैंपियन कौन? तो करंट चैंपियन हो जाती है सर्विसेज। ओके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का काम क्या है ये आपको समझ में आ गया। स्थापना की बात करें तो इस संस्था की स्थापना की गई थी 1937 में। 1937 में स्थापित हुआ। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और कल्याण चौबे प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। ठीक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया है। स्पीकर को उनके पद से हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो देखिए, सिनेरियो यह है कि लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला पर अभी काफी आरोप लगे, इन पर पक्षपात के आरोप लगे। मतलब जो विपक्ष है उनका कहना है कि ये बहुत बायस्ड हैं, और ओम बिरला ने विपक्ष को बोलने नहीं दिया जब वो धन्यवाद प्रस्ताव पर जब डिस्कशन हो रहा था पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट के भाषण के बाद आपको पता है धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। पॉलिटी में हम कभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे, कभी और हम उसको देखेंगे, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में भाषण होता है तो उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव के समय विपक्ष का आरोप है कि उनको बोलने नहीं दिया गया। तो इसी सिनेरियो के चलते ओम बिरला के खिलाफ, जो कि लोकसभा स्पीकर है, इनके खिलाफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में इनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, जिसे कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 का सब क्लॉज सी लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 की बात करते हैं ना, तो ये लोकसभा स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको पद का रिक्त होना, पद से हटाया जाना और पद से इनका इस्तीफा दिया जाना, इन सब के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 94 में देखने को मिलता है। इसी के सब क्लॉज 94C में कहा गया है कि अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है, उनके पद
पद पर रहते हुए अगर उनको हटाना है तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है लोकसभा में। मिनिमम लोकसभा के 50 मेंबर अगर ऐसा कोई सॉरी ऐसा कोई प्रस्ताव पास करते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव पे साइन करते हैं कि भैया लोकसभा स्पीकर को हटाना चाहिए, मिनिमम 50 मेंबर, तो लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई शुरू होगी। किसके खिलाफ? लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। यहां पर राज्यसभा में नहीं शुरू की जा सकती क्योंकि ये लोकसभा के स्पीकर है। तो लोकसभा में स्पीकर को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जब वोटिंग होगी तो टोटल जो लोकसभा मेंबर है उनका मेजोरिटी से अगर बिल पास होता है, जितने भी मेंबर है उनका मेजोरिटी चाहिए होगी 50% प्लस, मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है तो फिर स्पीकर को उनका पद छोड़ना पड़ेगा। यह लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रोसीजर है। नॉर्मल केस में जब से भारत आजाद हुआ है आज तक लोकसभा स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया नहीं गया है। लाया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत सारे स्पीकर के खिलाफ, लेकिन हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखिए लोकसभा स्पीकर जो होता है ना वो नॉर्मली क्या होता है, रूलिंग पार्टी का होता है। अब रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में कौन? बीजेपी है। अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है मेजोरिटी में, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बीजेपी के, सही है। अब भाई जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करवाना है मेंबर ऑफ लोकसभा जो टोटल है उनकी मेजोरिटी, तो मेजोरिटी तो बीजेपी के पास है, तो विपक्ष अगर बिल लेके भी आ जाएगा तो वो मेजोरिटी से हटा नहीं सकता। हो सकता है बीजेपी के मेंबर क्रॉस वोटिंग करके अगर सपोर्ट कर दे विपक्ष को, जो जिसकी संभावना ना के बराबर है। और ये किसी भी, अगर हम कालखंड में देखें, भले किसी की भी रूलिंग पार्टी हो, लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए रूलिंग पार्टी के मेंबर क्यों क्रॉस वोटिंग करेंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल मतलब लगभग नामुमकिन। आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा फीवर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा खांसी भी चल रही है, कॉपरेट कीजिएगा, समझ आएगा। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, छोटी सी चीज थी, है ना। तो मुद्दा भी आपको समझ में आ गया कि अपोजिशन पार्टीज हैं ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है। लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सौंपा है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। देखिए क्या होता है, स्पीकर के खिलाफ जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो स्पीकर अब क्या करते हैं, फिर सदन की कार्रवाई से खुद को अलग कर लेते हैं क्योंकि उन्हीं के खिलाफ कोई प्रस्ताव है। आर्टिकल 94 के सब क्लॉज सी में यह प्रावधान देखने को मिलता है, लोकसभा स्पीकर के रिमूवल की प्रोसीजर है। अच्छा, अपोजिशन गुस्सा क्यों है? एक तो राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया गया, ऐसा आरोप है विपक्ष का। पहली चीज तो कि भैया जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर राहुल गांधी जी को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, और उसके अलावा एक स्पीकर द्वारा सिलेक्टिव परमिशन दी गई है कुछ लोगों को जो कि सत्ता पक्ष के थे। विमेन एमपीज पर अनुचित आरोप लगाया है इन्होंने, सदन की कार्रवाई में ये बायस रहे, जबकि लोकसभा स्पीकर को बायस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कार्रवाई के समय तो नहीं होना चाहिए। तो ये आरोप इन पर लगे हैं। तो इजी है, समझ में आ गया। देखिए जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता ना पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा, पार्लियामेंट जब भी मैं बोलूं तो ध्यान रखना राज्यसभा में नहीं आ सकता, लोकसभा की बात हो रही है। लेकिन जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में रखा जाएगा तो लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले इंफॉर्म करना पड़ेगा, और बिल को जो टोटल मेंबर है उनकी मेजोरिटी से पास होना जरूरी है 50% प्लस। ठीक है, कितने लोगों के समर्थन से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? तो मिनिमम लोकसभा के 50 मेंबर जब साइन करेंगे तो ही लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है स्पीकर के खिलाफ। फिर हटाने के लिए पास करवाना है तो फिर टोटल मेंबर का 50% प्लस मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सामान्य हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली काफी स्टेट की एग्जाम में हिंदी के पोर्शन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी डाउट है, वो सब आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कीजिए। ओके, कोई भी हर्डल आता है आपको, कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। थाईलैंड के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? थाईलैंड के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अनुतिन चारनवराकुल। ठीक है, तो अनुतिन चारनवराकुल एक बार फिर से थाईलैंड के पीएम थाईलैंड के फिर से एक बार पीएम के रूप में अपॉइंट किए जाने वाले हैं। यहां पर देखिए थाईलैंड में क्या हुआ है कि अभी वहां पर जनरल इलेक्शन हुए।
कंबोडिया से संघर्ष के बाद ये पहला इलेक्शन है थाईलैंड में, आम चुनाव। पिछले साल कंबोडिया से इनकी काफी फाइट हुई है, काफी संघर्ष हुआ है, दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति थी। उसके बाद जब थाईलैंड में अब इलेक्शन हुए ना, तो थाईलैंड में जो वहां की पार्लियामेंट है, आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन, तो जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, वहां पर आप उनकी पार्लियामेंट की लोकसभा समझ लो। उनके टोटल 500 मेंबर, इन 500 मेंबर में से सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आई है भूमजई थाई पार्टी। भूमजई थाई पार्टी ना, ये पीएम की ही पार्टी है ना, प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चारनविराकुल की ही पार्टी है। तो 500 सीटों में से 193 सीटें इनकी पार्टी ने जीती है, सबसे ज्यादा। हालांकि मेजोरिटी अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए तो वो 250 प्लस पे चाहिए होगी, लेकिन ये दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करके आराम से ये अपनी बना लेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरी पार्टियां बहुत कम सीटों के साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक बार फिर से पीएम के रूप में लगातार अपॉइंट किए जाने वाले हैं। अनुतिन चारनविराकुल को सितंबर 2025 में जब अनस्टेबल हो गई थी गवर्नमेंट थाईलैंड की, तो 2025 सितंबर में इनको पीएम नियुक्त किया गया था। और अभी क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो ये केयर टेकर पीएम के रूप में काम कर रहे थे। केयर टेकर पीएम जब ऐसे चुनाव आयोजित करवाते ना, तो अंतरिम पीएम के रूप में कोई व्यक्ति काम करता है जो उसके पहले गवर्नमेंट कंटिन्यू चला रहा था। तो उस समय तक, जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता, तो इस तरीके से इसे कहा जाता है केयर टेकर पीएम, ताकि भाई जो भी प्रशासन है, जो भी प्रशासनिक काम है, वो बने रहे, है ना, गवर्नमेंट होना जरूरी है। अनुतिन चारनविराकुल पेशे से बिजनेसमैन है ना, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन भी है। ये थाईलैंड में पहले डिप्टी पीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं और थाईलैंड के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब एक बार फिर से अनुतिन चारनविराकुल को पीएम बनाया गया है, या पीएम बनाया जाएगा थाईलैंड का। अमरावती क्वांटम वैली किस नेशनल मिशन के तहत विकसित की जा रही है? अमरावती क्वांटम वैली, इसे डेवलप किया जा रहा है नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। किसके तहत? नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की यह पहली क्वांटम वैली है, जिसका नाम है अमरावती क्वांटम वैली। आंध्र प्रदेश में क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्वांटम टेक्नोलॉजी का विकास करना, उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काम करना, यह मुख्य उद्देश्य है क्वांटम वैली का। यह इंडिया की पहली क्वांटम वैली है, अमरावती क्वांटम वैली। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, और एक यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसका अब निर्माण किया जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत इसे बनाया जा रहा है, जो कि भारत में ऑलमोस्ट 6000 करोड़, 6003 करोड़ इसका बजट है। तो 6000 करोड़ की एक क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ये योजना है। इसी के तहत अमरावती क्वांटम वैली का निर्माण किया जा रहा है। उद्देश्य समझ में आ गया? क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया को मजबूत बनाना, क्वांटम क्षेत्र में या क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इंडस्ट्री जो रिसर्च, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज है, वो इस केंद्र में या वैली में एक साथ काम कर पाएंगे। देखिए, दो तरीके के कंप्यूटर आपने सुने होंगे, जनरल इंफॉर्मेशन में आपको बता देता हूं। एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर होता है और एक होता है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, इसकी गणना करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है आम कंप्यूटर से। आम कंप्यूटर जो होता है ना, वो 0 और 1 है ना, बाइनरी पर काम करता है। जैसे एक लाइट स्विच है जो ऑन ऑफ होता है, इस तरीके से प्रोसेस है। और एक क्वांटम की, जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो एक क्यूबिट्स पर काम करता है, जो 0 और 1 दोनों हो सकता है एक ही समय में, एक ही साथ। तो इसकी जो गणना करने की क्षमता है क्वांटम कंप्यूटर की, वो बहुत ज्यादा होती है। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में से लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 6003 करोड़ रुपए इसका बजट है और 2030-31 तक इसका टाइम पीरियड रखा गया है। क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में भारत को आगे लाना और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और इन सब क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, स्पेशली क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल मनाया जाता है 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक है ना। भारत में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना,
लोगों में जागरूकता फैलाना नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हर साल ये डे 12 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 12 फरवरी को 1958 में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। 12 फरवरी 1958 को। ओके, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना के उपलक्ष्य में ही यह डे मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ये भारत में प्रोडक्शन सेक्टर के लिए काम करने वाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती। तो इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। और साथ ही साथ 12 फरवरी से 18 फरवरी तक इस साल नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी मनाया जा रहा है। 12 से शुरू होगा ये और 18 फरवरी तक मनाया जाएगा। थीम क्लस्टर्स एस ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज, ये 2026 में इस डे की थीम रखी गई है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ना, उद्देश्य तो समझ में आ गया। स्थापना 12 फरवरी 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत ये कार्य करती है। और पीयूष गोयल इसके प्रेसिडेंट है जो कि वर्तमान में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हमारे। तो इसी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। आगे चलें, सिंपल था क्वेश्चन वैसे। केरल की पहली पूर्णतः दृष्टि बाधित महिला जज कौन बनी है? केरल की पहली ऐसी जज जो कि पूर्णतः दृष्टि बाधित है, मतलब पूर्णतः ब्लाइंड है, दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, पूर्णतः, ये बनी है थान्या नाथन सी। केरला में ये वकील के रूप में कार्यरत थी, ठीक है ना। अब ये केरला जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में दिव्यांग श्रेणी में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का यूज किया। इसके अलावा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो आते हैं उनका यूज किया। और थान्या नाथन सी केरला की पहली पूर्णतः दृष्टि बाधित महिला जज बनने वाली है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक डिसीजन दिया था, उसी के तहत ये जज बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया पूर्णतः दृष्टि बाधित भी है तो भी जुडिशियल सर्विस के लिए कोई भी एलिजिबल माना जाएगा, है ना। तो अगर पूर्णतः ब्लाइंड है तो भी वो जज के रूप में काम कर सकते हैं। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भैया विकलांगता के आधार पर किसी को भी न्यायिक सेवा से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो इनके रास्ते खुले और अब ये सिलेक्ट भी हुई है। तो अब ये केरला की पहली पूरी तरीके से दृष्टि बाधित महिला जज बनने वाली कौन है? थान्या नाथन सी, ठीक है। केरला की कैजुअली बात करें, तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम के पद पर हैं पिनरई विजयन। विधानसभा सीट है केरला में 140, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के लिए $175 मिलियन का विशेष विकास पैकेज घोषित किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में सेशल्स, जो कि एक इंडियन ओशियन का कंट्री है, सेशल्स, इसके लिए $175 मिलियन का एक विशेष पैकेज घोषित किया है। यह घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारत के पीएम के द्वारा की गई। अभी जो सेशल्स के प्रेसिडेंट है पैट्रिक हार्मिनी, ये भारत की यात्रा पर है और इसी यात्रा के दौरान इन्हें $175 मिलियन का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज देने की घोषणा की गई है। ये $175 मिलियन जो है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों में सेशल्स में यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के लिए, वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, कौशल विकास, उनको बढ़ाना, ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन कम करना, इन अलग अलग क्षेत्रों में की एरियाज में इनको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये $175 मिलियन का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया है सेशल्स को। इंडियन ओशियन का देश है सेशल्स। एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट की एक नीति है 2026 में लाई गई है, विजन महासागर स्ट्रेटेजी। इसके तहत इंडिया क्या कर रहा है कि इंडियन ओशियन के जो देश है उनको इकोनॉमिकली एक साथ लेकर आ रहा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है ताकि मिलकर हम काम कर पाए और जो
इंडियन ओशन है, वहां पर इंडिया एक मतलब लीडर के रूप में उभर सके, इसीलिए इसी पॉलिसी को इंडिया फॉलो कर रहा है, विजन महासागर स्ट्रेटजी। और इसी के तहत सेशल्स को भी एक अभिन्न हिस्से के रूप में, क्योंकि इंडियन ओशन की कंट्री है, तो अब हमने इसे इकोनॉमिक पैकेज प्रोवाइड किया है। सेशल्स इंडियन ओशन का देश है, विक्टोरिया कैपिटल है। सेशल्स रुपया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, और पैट्रिक हार्मनी जो कि इंडिया की यात्रा पर भी आए हैं, ये प्रेसिडेंट है सेशल्स के। एक्सरसाइज मिलन 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? एक्सरसाइज मिलान 2026 का आयोजन किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आंसर हो जाएगा आंसर ए। एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित की जा रही है। वैसे इंडियन नेवी के द्वारा 3 मेजर इंटरनेशनल नेवल इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं विशाखापट्टनम में, 3 है। एक है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एक है मिलान एक्सरसाइज, और एक है आयंस कॉन्क्लेव। ये 3 प्रकार की इवेंट या एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं। इसमें मिलान पूछी जाती है क्योंकि ये बहुराष्ट्र एक नेवल एक्सरसाइज है, और ये पूछी जाती है कि कहां आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई, तीनों ही कहां पर आयोजित की गई? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित की जा रही है, ऐसा नहीं खत्म नहीं हुई है, आयोजित की जा रही है। तो 15 तारीख को ये शुरू होगी, 25 फरवरी 2026 तक ये 3 बड़े नेवल इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे विशाखापट्टनम में। पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो समुद्र में जो हमारी वॉरशिप है, सबमरीन से, प्लेन से, उनके बेड़े को फॉर्मली चेक करेंगे, उनको देखेंगे, है ना, ये इसका उद्देश्य भी है। 19 देशों के जहाजों, लगभग 4000 प्रतिनिधि यहां पर शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत, विशाखापत्तनम श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट्स, ये यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड, मिलान 2026 एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय एक नेवल एक्सरसाइज है, आपसी तालमेल के लिए, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये सभी देश एक साथ आते हैं, इनकी नेवी एक साथ आती है और मिलान नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। तो ये विशाखापट्टनम में। और तीसरा आयोन्स कॉन्क्लेव, ये इंडियन ओशन नेवल एक मतलब कॉन्फ्रेंस की तरह आयोजित किया जाता है, एक चर्चा के लिए, इसको ऐसा समझिए, मतलब जो समुद्र में जो डकैत होते हैं उनसे रक्षा कैसे की जाए, मानवीय सहायता कैसे पहुंचाई जा सके, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कैसे काम किया जा सके, यहां पर सभी देश मिलकर चर्चा करते हैं। तो ये 3 इवेंट है विशाखापट्टनम में आयोजित किए जा रहे हैं। आपको पता है भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है ना, वो विशाखापट्टनम में। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर पोत है। विशाखापट्टनम सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में भारत का स्थान क्या रहा? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसकी मेडल टैली में इंडिया 7वें स्थान पर रहा है। काफी जगह पर 6ठा स्थान मेंशन किया गया है इंडिया का, अगर आप साइट्स देखेंगे तो, पर एक बार आप ऑफिशियल साइट, मैं आपको मेडल टैली बता दूंगा ऑफिशियल साइट की, वहां पर देख लेना, हम 7वें स्थान पर है। मैं आपको मेडल टैली आगे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर कमेंट आने लगते हैं कि सर हम तो 6ठे पे, तो मैं आपको ऑफिशियल साइट की मेडल टैली बता दूंगा, उसको देख लेना, और फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर कमेंट करना कि हाँ सर मैंने, जो भी आपको ऐसा फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की यहां पर बात हो रही है। आयोजन कहां किया गया? आयोजन किया गया तेंजिन शहर, चाइना का। इंडिया ने 5 मेडल जीते और इंडिया 7th पोजीशन पर रहा है, ठीक है। पहले पर चाइना ही रहा जो कि होस्ट भी है। इसने 34 मेडल जीते, जिसमें से 10 गोल्ड थे, और गोल्ड के साथ ये 34 मेडल के साथ मेडल टैली में इसने टॉप किया। इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं, उसमें से एक ही गोल्ड है, और हमारा एक जो गोल्ड लेकर आए हैं वो तेजस्विन शंकर लेकर आए। मेंस हेप्टेथलॉन में गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया है। अब आप बोलेंगे सर ये हेप्टेथलॉन क्या है? तो 7 अलग अलग इवेंट होते हैं, दौड़ भी होता है, हाई जंप भी होता है ना, हर्डल रेस, और इससे आगे बता दूंगा मैं आपको। तो मेंस हेप्टेथलॉन में इन्होंने गोल्ड जीता है एकमात्र इंडिया के लिए, यह है तेजस्विन शंकर। और आपको पता है 5993 अंक इन्होंने हासिल किए, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड भी है, इंडिया की ओर से नेशनल इंडोर रिकॉर्ड, और इस चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी इनके नाम आ गया, ठीक है। 16 साल के बाद भारत ने हेप्टेथलॉन में कोई मेडल जीता है,
ऑर्गेनाइज बॉडी कौन थी इस इवेंट की? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12वां एडिशन था जो कि चीन के तेंजिन में आयोजित किया गया। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने आयोजित किया। अदर जो हमारे पास मेडल आए, एक पूजा लेकर आई है सिल्वर मेडल विमेंस हाई जंप में। तेजिंदर पाल सिंह तौर ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, मेंस शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। एनसी सोजन की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल विमेंस लॉन्ग जंप में। और जे आदर्श राम ब्रॉन्ज मेडल मेंस हाई जंप में ये हमारे लिए लेकर आए। वैसे देखिए, आप गोल्ड याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए, हेप्टैथलॉन की बात करते हैं, 7 स्पर्धाओं में दौड़ होती है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है, हाई जंप होता है, 60 मीटर हर्डल रेस होती है, पोल वॉल्ट होता है और फिर 1000 मीटर की दौड़ होती है। सब मिलाकर होता है हेप्टाथलॉन, 7 प्रतियोगिताएं एक साथ। मैं आपको मेडल टेली बता देता हूं। देखो, ये ऑफिशियल साइट से एशियन एथलेटिक्स, ठीक है। तो क्योंकि आयोजन कौन करवा रहा है? एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। तो आप यहां पर देख लेना, ये ऑफिशियल साइट। देखो, चाइना पहले स्थान पर रहा 34 मेडल के साथ, 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। फिर कतर सेकेंड पर आया 4 मेडल के साथ। फिर जापान थर्ड पर आया 11 मेडल के साथ। ये टॉप 3। इंडिया की रैंक देखो, इंडिया की रैंक है 7वीं, है ना, सबसे आखिरी में चाइनीज ताइपे के नीचे। इंडिया 7वें नंबर पर है 5 मेडल के साथ, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हमारे पास आए हैं। ठीक है, पीडीएफ ले लेना, उसमें एक बार आपको ये क्लियर दिख जाएगी अगर यहां पर नहीं दिख पा रही है तो। आगे आइए, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। एशिया में एथलेटिक्स खेलों का आयोजन करवाने वाली संस्था है। थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। दहलान जुमान अल हमीद इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। हमद इनके प्रेसिडेंट है। लास्ट क्वेश्चन, लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज पुस्तक किस न्यायाधीश के द्वारा लिखी गई है? तो रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई है जो कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज की बुक है और इनका नाम है एन आनंद वेंकटेश, मद्रास हाईकोर्ट के जज। तो मद्रास हाईकोर्ट के जज एन आनंद वेंकटेश की पहली पुस्तक है इनकी लाइफ लॉ एंड लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज। इस बुक को लॉन्च किया गया है। इंडियन जुडिशियरी पर यह बुक इन्होंने लिखी है। इंडिया में लॉ, सोसाइटी ऐसी है, साइकोलॉजी, है ना, और स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, इन सभी को इन्होंने अपनी इस बुक में जगह दी है। और इंडिया का जो न्याय सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला और काफी सारी चीजों का यहां पर उल्लेख किया है। तो मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं एन आनंद वेंकटेश, इनकी हाल ही में बुक को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये हमारे 11 फरवरी के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करने के लिए। भारत ने सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो यह हो जाती है सनाई तकाइची। किस राज्य में पढ़ाई विथ एआई पहल लॉन्च की गई? तो पढ़ाई विथ एआई पहल को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य में। शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? तो इसका शिलान्यास किया गया उत्तराखंड राज्य में। दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी जिसने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैप को हासिल किया? तो यह बनी है वॉलमार्ट। हाल ही में अग्नि 3rd बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो यह किया गया चांदीपुर फायरिंग रेंज ओडिशा में। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? ये चुने गए कार्डिनल पूला एंथोनी। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया। एंटी स्मगलिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह डे हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? तो यह हो जाएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है? तो ये मुंबई में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी एनी बेसेंट। और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तीनों क्वेश्चन सिंपल थे। ये एनी बेसेंट 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, है ना।
आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, 2026 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए, ऑल ओवर गिन के, है ना, कितने लोगों को। लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था, और पावर पॉइंट में ड्राइंग टूल्स किस टैब में आता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।